नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं बीपीएससी से संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्न पत्र हैं पिछले साल के, उनका सार संग्रह लेकर आए हैं जो आपकी आगामी बीपीएससी 4.0 लगा हुआ है उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट होगा। और इसमें आपको जो भी बिहार से संबंधित एग्ज़ाम हुए हैं वो सारे आपको इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो सभी मॉडल पेपर को हम आपको रेगुलर कराते रहेंगे। तो शुरू करते हैं। हम आज का हमारा पहला प्रश्न है बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न पत्र का। प्रश्न है हमारा, अष्टप्रधान जो थे, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसकी थी? ठीक, तो इसमें बात करते हैं अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसकी थी। तो इसका जो सही जवाब होगा, फिलहाल ऑप्शन इसके देख लेते हैं। ए ऑप्शन चोल की, बी है मराठा, सी है विजयनगर प्रशासन, या डी है गुप्त शासक। तो अष्टप्रधान जो थे ये छत्रपति शिवाजी के थे, मराठा प्रशासन के मंत्री थे। ठीक, अब इसके बारे में पूरा हम डिटेल बता दें आपको, एक मिनट। तो मराठा प्रशासन के तहत अष्टप्रधान की संकल्पना मंत्रिपरिषद के रूप में की गई थी। इसके तहत 8 प्रमुख अधिकारियों को अष्टप्रधान के रूप में जाना जाता है। और परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1674 में छत्रपति शिवाजी ने किया था। ठीक, और अष्टप्रधान के प्रमुख कौन थे? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें से पूछे जाते हैं अधिकतर। तो इसमें पेशवा जो था उससे प्रधानमंत्री कहते थे। अमात्य और मजूमदार कौन था? तो वो वित्त मंत्री हुआ करता था। और पंडित राव ये क्या था? तो उच्च पुजारी, आंतरिक धार्मिक मामलों का प्रबंधन इसके अंतर्गत आता था। सुमंत और दबीर किसे कहते? तो ये विदेश मंत्री का नाम हुआ करता था तब। और वाकिया नवीस किसे कहते? तो गृह मंत्री का नाम था। सचिव शाही आदेशों को तैयार करने वाला होता था। और सर नौबत या सेनापति कौन था? तो प्रधान सेनापति साम्राज्य की सेना क्या रक्षा का प्रबंधन किया करता था। और न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? तो मुख्य न्यायाधीश दीवानी और फौजदारी मामलों में न्याय प्रदान करता था। ठीक, तो ये थे अष्टप्रधान के अष्ट मंत्री। और अगला हमारा प्रश्न है, बोधिसत्व पद्मपाण की पेंटिंग स्थित है? एलोरा में है, अजंता में है, बादामी या बाग में है? तो इसका जो सही जवाब हो अजंता में है। ये महाराष्ट्र में औरंगाबाद में पड़ता है। अब इसके बारे में आपको डिटेल बता दें तो बौद्ध धर्म में बोधिसत्व उसे कहते हैं जो बुद्ध बनने की इच्छा रखता है। ठीक, और पद्मपाणि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो कमल धारण करने से होता है। और बोधिसत्व क्या है? तो पद्मपाण की चित्र अजंता की गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध है। और एलोरा की गुफाएं, इसके बारे में बता दें तो एलोरा विश्व की सबसे बड़ी रॉक कट हिंदू मंदिर गुफा परिसरों में से एक है, जिसमें 600 से 1000 ईस्वी की अवधि की कलाकृति हैं। रॉक कट मतलब पर्वतों को काटकर बनाया गया है। ठीक, और बादामी गुफाएं क्या है? तो ये कर्नाटक में है। कर्नाटक के उत्तरी भाग में बादामी बागलकोट जिला का एक शहर है में स्थित है। हिंदू और जैन गुफा मंदिरों का परिसर है। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। फायान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान आया था। ठीक, ह्वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी। अब इसमें आपको विचार करना है। तो फायान जो है फिलहाल चीनी यात्री तो था, पर ये हर्षवर्धन के शासनकाल में नहीं आया। हर्षवर्धन के समय पे आया था ह्वेनसांग, ये आया था। ठीक, तो इसमें जो आपका सही जवाब होगा ह्वेनसांग जो चीनी बौद्ध भिक्षु चंद्रगुप्त द्वितीय के, ये भी गलत है। ठीक, तो इसका मतलब इसके दोनों ऑप्शन गलत हैं, ना तो ये सही है ना तो ये सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक, अब इसके बारे में बता दें तो फायान के बारे में, तो यह गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ठीक, और 5वीं सदी के प्रारंभ में उसने एक पुस्तक लिखी थी फूकोकी की रचना की, जिसमें गुप्त काल में भारत के सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया। अब ह्वेनसांग के बारे में बता दें तो यह कब आया था? तो ह्वेनसांग जो है 629 ईस्वी में हर्षवर्धन के समय आया था। और सीयूकी इसकी पुस्तक है। पूछा जाता है कि हर्षवर्धन की पुस्तक का क्या नाम है? तो सीयूकी इसकी पुस्तक का नाम है। और फायान की जो पुस्तक है उसका नाम है फूकोकी। ठीक, तो इसमें जो है ह्वेनसांग ने तत्कालीन 138 तत्कालीन देशी राज्यों का विवरण प्रस्तुत किया है। और इसने हर्षकालिक राजनीति के साथ साथ धर्म, रीति रिवाज एवं समाज का वर्णन भी किया है। वाटर्स के अनुसार वह भारत को इनटू अर्धचंद्राकार नाम देता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सूची को मिलान करना है आपको। इसमें दिया हुआ है चारक किससे संबंधित? गणित से। ब्रह्मगुप्त चिकित्सा, बराहमिहिर नाटककार और विशाखदत्त ज्योतिष।
तो इसमें आप चरक को आप जानते हो, चरक संहिता इन्होंने लिखा जो चिकित्सा से संबंधित है, इसको पहले आप मिला लीजिए, ठीक। और बराह मिहिर क्या था? बराह मिहिर तो फिलहाल ज्योतिष था, जिसका ये लगा दिए। विशाख दत्त जिसने नाटक लिखा ये है इसका, और इसमें क्या बता, ब्रह्मगुप्त ये है गणितज्ञ था। तो इसका जो सही जवाब होगा 2 1 4 3, 2 1 4 3 है कहीं पे, 2 1 4 3, ये राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन सही होगा, ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, इसमें भी आपको इसमें मिला हुआ है, दिया है, ठीक। तो देख लो, इसमें दिया हुआ ना, चिकित्सा से संबंधित है, चरक ब्रह्मगुप्त जो गणित से, बराहमिहिर ज्योतिष है, और विशाखदत्त नाटककार था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 5 1 मिनट 4 के बाद 5वां प्रश्न ये है, नाथपंथियों सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया है? दक्षिण भारत, पूर्व भारत, पश्चिम भारत या उत्तर भारत? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये उत्तर भारत होगा, ठीक। अब इसमें आपको डिटेल बता दें, तो नाथपंथियों सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया है। नयनार तमिल कवि संतों ने 5वीं से 10वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के प्रचार में अहम भूमिका निभाई थी, जबकि 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में रामानंद जो थे तमिल साइड में इन्होंने प्रचार किया था भक्ति आंदोलन का। तो आंदोलन दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाया था। और चैतन्य महाप्रभु ये कहा थे, ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे, नाम देव तुकाराम देव ये थे, फिलहाल छत्रपति शिवाजी के गुरु थे। जयदेव आदि ने भक्ति आंदोलन में अधिक मुखरता प्रदान की है, ठीक। अब आगे बात करें आदि शंकराचार्य के बारे में, तो 11 मई 788 ईस्वी को आदि शंकराचार्य का जन्म कोची केरल में क्लाडी नामक स्थान पर हुआ था। उन्होंने अद्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। पूछ लिया जाता है कभी कभी अद्वैतवाद के संपादक कौन थे, तो इन्होंने आदि शंकराचार्य ने इसकी स्थापना की थी, ठीक, इस सिद्धांत को। और संस्कृत में वैदिक सिद्धांतों पर अनेक टिप्पणियां इन्होंने लिखी है। इनके द्वारा सनातन धर्म के प्रचार के लिए श्रृंगेरी पुरी, द्वारका और बद्रीनाथ में 4 धाम चारों कोनों में बनाए गए। तो पूछा जाता है कि जो ये 4 धाम बनाए हैं इनकी स्थापना किसने की थी, तो आदि शंकराचार्य ने इनका निर्माण किया था 4 मठों की, थी। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 6वां, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? चंपा, वैशाली, पाटलिपुत्र या राजगृह? तो प्राचीन मगध की जो राजधानी थी राजगृह थी, ठीक। और इसके बारे में बताएं आपको, तो प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान राजगृह या वर्तमान राजगीर जिसे बोलते हैं बिहार में है, प्रथम राजधानी थी, ठीक। और प्रारंभिक वैदिक काल में पाटलिपुत्र भारत का एक शहर था जिसे पटना के नाम से जाना जाता है। उदयन ने इसको बसाया था और शेरशाह सूरी के समय पटना बन गया था। तो ये है गंगा नदी के किनारे, और यहाँ पे गंगा नदी सबसे ज़्यादा 99 किलोमीटर बहती है, ये भी पूछा जाता है, ठीक। तो छोटे किले के रूप में मगध शासक उदयन 466 या 444 ईस्वी में बनाया था। और पाटलिपुत्र जो है नंदवंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश और गुप्त वंश की राजधानी रहा करती थी। और अफगानी तुर्क शासक शेरशाह सूरी जो था, पूछ लेते हैं, तो अफगान का था, इसने सूर्य वंश की स्थापना की, सूर्य वंश की। और पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना रखा, मैंने भी बताया आपको। और मौर्य काल में स्थित पाटलिपुत्र विश्व के सबसे बड़े शहरों में से एक बनाया गया था, ठीक। और मगध को 16 महाजनपदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण महाजनपद माना जाता है। और वर्तमान में 16 में से 8 महाजनपद जो हैं अपने यूपी में हैं, और 3 महाजनपद बिहार में बचे हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है इसमें 7वां, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति शास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है चाणक्य, कामानंद, कौटिल्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है कामानंद ने इसको लिखा है, नीति सार। तो नीति शास्त्र के बारे में आपको बता दें, नीति सार तो राजशास्त्र का एक संस्कृत ग्रंथ है जो कौटिल्य के आधार पर आधारित है। इसके रचयिता कामंदिक अथवा कामंदक हैं। यह रचना साधारणतः कामंदकी नामक से प्रसिद्ध है। इसमें गुप्तकालीन भारत में प्राचीन काल के राजनैतिक जीवन, कूटनीति और राजकीय चित्रण को दर्शाया गया है। अब रचनाओं के बारे में बता दें आपको, तो कौटिल्य की क्या है, अर्थशास्त्र है। राजतरंगी कल्हड़ की पुस्तक है। चंद्रबरदाई जो वीर रस का इसमें वर्णन मिलता है। तो पृथ्वीराज जलासो। हर्षचरित ने
हर्षचेत की रचना बाणभट्ट ने की। हर्ष के समय में ये उनके दरबार में रहा करते थे। मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त की पुस्तक है। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। और भास जो स्वप्नवास व दत्ता के रचयिता हैं। तो आगे हमारा प्रश्न है, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास मिशनरी भेजा था? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त प्रथम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसने जो मिशनरी भेजा था या प्रस्ताव भेजा था समुद्रगुप्त के पास भेजा था। ठीक, तो गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने श्रीलंका सिलोन, जिसका पुराना नाम था, कि बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोध गया में एक मठ बनाने की अनुमति दी। और इस कार्य के लिए समुद्रगुप्त को अनुकंपयन करुणा से भरा कहा गया थी। और समुद्रगुप्त 335 से 375 में इसका शासनकाल था, ये भी याद रखना। और समुद्रगुप्त जो है गुप्त साम्राज्य के एक प्रसिद्ध शासक था। और ये बीना बजाते हुए इसके सिक्के भी दर्शाए गए हैं। और संगीत का सबसे ज़्यादा प्रेमी था समुद्रगुप्त। ठीक, और भारत का नेपोलियन भी समुद्रगुप्त को कहा जाता है, पूछा जाता है एग्जाम में। तो गुप्त वंश के चौथा राजा और चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। समुद्रगुप्त से संबंधित इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख उनके दरबार का हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रसाद, जिसका नाम दिया हुआ है, जिसमें समुद्रगुप्त के सैन्य विजयों का वर्णन भी किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वैष्णव संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, शैव संप्रदाय या आजीवक संप्रदाय? तो ये फिलहाल बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। और इसमें आपको हम बताएं जानकारी, तो भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहारों को बौद्ध वास्तुकला के रूप में देखा जाता है। चैत्य क्या होते हैं? तो चैत्य जो है बौद्ध धर्म पूजा स्थल के लिए चैत्यों का निर्माण किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, इनको फिलहाल ये पूछ लिए जाते छोटे छोटे बड़। चैत्य क्या होते थे, बिहार क्या होते थे? ठीक, तो इनको ध्यान दीजिएगा आप। तो बिहार क्या होते? तो बिहारों का निर्माण बौद्ध भिक्षुओं में रहने के उद्देश्य से किया गया था। वे भिक्षुओं के निवास स्थान थे। और स्तूप क्या होते थे? स्तूप बौद्ध संतों की उपासना के लिए प्रयोग किए जाने वाले एक आधुनिक अनुष्ठानिक स्थल के रूप में होता था। और एक कब्र के समान होते थे। ठीक, ऐसे होते थे गोल, जैसे अर्ध चंद्राकार ना। और अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? हाथी, घोड़ा, बैल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो जवाब होगा बी ऑप्शन होगा, घोड़ा के बारे में जानकारी नहीं थी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को। तो सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल है। यहाँ घोड़े की हड्डियों के अवशेष और कुछ संबंधित कलाकृतियाँ मिली। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े के संबंध में पूर्णतः ज्ञान नहीं था। ठीक, और A.K. शर्मा जो खुदाई किए थे वहाँ पे गुजरात में, और J.P. जोशी ने 2100 से 1700 ईसा पूर्व के दौरान घोड़े की हड्डियों के निष्कर्षों से सिंधु घाटी सभ्यता में इसकी मौजूदगी की सूचना दी थी। अब बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो इस सभ्यता के लोगों ने कई जानवरों को पालतू बनाया था। पहला अगर पूछे कौन सा जानवर था, तो कुत्ता था। इसका प्रमाण यहाँ से प्राप्त मोहरों के दफनाने की विधि से मिलता है। ठीक, और यहाँ मालिकों के साथ कुत्तों को भी दफनाया जाता था मरने के बाद। इन पालतू जानवरों में कुबड़ और सींग वाले मवेशी कुत्ते और बिल्ली आदि शामिल थे। ऐसे ही हाथी को भी पालतू बनाया गया था और इसके हाथी दांत का स्वतंत्र रूप से उपयोग किया गया था। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मध्यकालीन भारत से संबंधित प्रश्न है आपके। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो भारत में बाबर के आगमन का कारण, उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ, क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ इसी के शासनकाल में, प्रदेश में तैमूरियन राजवंश की स्थापना हुई और युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। तो फिलहाल इसमें जो सही जवाब हमारे ख्याल से सभी लग रहे हैं, लेकिन इसमें 3 और 4 होगा। प्रदेश में तैमूरी राजवंश की स्थापना हुई और तोपों की शुरुआत हुई। ठीक, फिलहाल बारूद का भी प्रयोग बाबर ने ही किया था। ठीक, तो इसके बारे में और बताएं सही जवाब। तो 3 और 4 होगा। बाबर के आगमन से पूर्व भारत में गन पाउडर बारूद मौजूद था। ठीक, और उसके आगमन से पूर्व में मेहराब भी मौजूद था। अतः प्रश्न 1 और 2 असत्य हैं, जबकि 3, 4 सही होगा। ठीक, बाबर के बारे में बताएं तो 1526 में ये आया, 1530 में मर गया, 4 साल यहाँ शासन किया। और ये आगरा में, वो आगरा का संस्थापक यही था बाबर। और बाबर जो बगीचों का निर्माण करवाया था, तो 4 बाग जैसे है और आराम बाग, ये आगरा में ये बाबर ने ही बनवाया था। तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका पूरा नाम था। जन्म इसका 14 फरवरी 1483 में फरगना जो है इसमें अफगान में, कालांतर में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बना। वह पितृवंश की ओर से तैमूर और वंशज मातृवंश की ओर से चंगेज का वंशज है। ठीक, इसका पिता तैमूर वंशी था और माता इसकी चंगेज खां वंशी थी।
तो 11 वर्ष की आयु में बाबर फरगना की गद्दी पे 1494 में बैठा था। बाबर का आक्रमण कब हुआ भारत पे? तो बाबर जो आया कहाँ था? खैबर दर्रा जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में पड़ता है, तो भारत वहीं से आया था, ठीक। और प्रथम आक्रमण ये कब किया? तो 1519 में बाजीर तथा भेरा को जीता इन्हें। फिर इन्होंने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा 21 अप्रैल 1526, पूछा जाता है। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में, और चंदेरी के युद्ध 29 जनवरी 1528 में, और घाघरा के युद्ध 6 मई 1529 में इसने लड़ा। अगर इसका डिटेल मिलाना हो तो बाबर के युद्धों के बारे में, तो आप ऐसे ट्रिक याद करो। बाबर ने पानी पिया, खाना खाया, चंदा लिया और घर चला गया, ठीक। तो पानी पिया पानीपत, खाना खाया खानवा, चंदा लिया चंदेरी, और घाघरा का युद्ध घर चला गया, ठीक। ऐसे और आगे बात करें नेक्स्ट प्रश्न की। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता है? सूरत, कॉम्बे, बोध या कालीकट? तो इसको सूरत को कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। सूरत को मुगल काल में बाब अल मक्का या बाबुल मक्का कहा जाता है, क्योंकि यह हज के लिए यात्रा करने के वाले तीर्थ यात्रियों के लिए प्रस्थान बिंदु था, ठीक। यहीं से जाया करते थे मक्का, सऊदी अरब, और इस कारण सूरत को बंदर मुबारक के नाम से भी जाना जाता है। सूरत मुगलों के अधीन एक महादेशी भूमार्गों और गांगेय दोआब के साथ जुड़ा क्षेत्र हुआ करता। अब अच्छा, दोआब क्या कहते हैं? तो दोआब पता है क्या? जैसे एक नदी इधर बह रही, एक नदी इधर बह रही, मानो ये गंगा है और ये यमुना है, तो इसका जो बीच का जो क्षेत्र होता है ये बहुत उपजाऊ होता है, क्योंकि गंगा में और इन नदियों में बहुत प्रकार की उपजाऊ मिट्टी बह बह के आती है, जिस कारण से यहाँ बहाव के कारण यहाँ की मिट्टी उपजाऊ हो जाती है, ठीक। तो इसी क्षेत्र को दोआब कहते हैं, ठीक। दो मतलब दो नदियों के बीच में बना हुआ क्षेत्र दोआब कहलाता है, ठीक। तो अब सूरत मुगलों के अधीन एक महादेशी भूमार्गों और गांगेय दोआब के साथ जुड़ा क्षेत्र हुआ करता था, जो व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था, ठीक। और आगे बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत की? तो नवरोज की शुरुआत फिलहाल बलबन ने शुरू किया था। तो बलबन के बारे में बताएं तो बलबन ने ईरानी त्यौहार नवरोज आरंभ किया। इसने कई ईरानी परंपराएं जैसे सिजदा, भूमि पर लेटकर अभिवादन एवं पेबो सुल्तान के चरणों को चूमना प्रारंभ करवाया। इसने इल्तुतमिश के समय गठित चालीसा, जिसे चुल के चहलगामी के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें 40 सरदार हुआ करते थे, इसको समाप्त कर दिया, ठीक। और बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति का पालन किया। वह स्वयं को फिरदौस के शाहनामा में वर्णित अफरासियाब वंश से जोड़ा करता था। बलबन ने एक पृथक सैन्य विभाग दीवान अर्ज, पूछा जाता है दीवान अर्ज की स्थापना किसने की? तो बलबन ने की। और बलबन ने जिल्ल इलाही, ईश्वर का प्रतिबिंब, यह उपाधि इसने धारण की। ये सब पूछ लिया जाता है। जिल्ल इलाही किसकी उपाधि थी? तो बलबन की थी। और इसका असली नाम क्या, मतलब इसका अर्थ क्या होता है? ईश्वर का प्रतिबिंब, ठीक। और नेक्स्ट प्रश्न की बात कर रहे थे, फुतुह ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई है? हरिदास, भीमसेन, ईश्वरदास नागर, इनमें से कोई नहीं। तो इसके जो रचनाकार थे ईश्वरदास नागर थे। ईश्वरदास नागर की प्रमुख पुस्तकें क्या है? फुतुह ए आलमगीरी है। बाबर की क्या? तुझके बाबरी, इसने खुद की आत्मकथा लिखी है, और लिखी किस भाषा में? तुर्की भाषा में, क्योंकि तुर्क था। और जहांगीर, तुझु के जहांगीरी आत्मकथा इसकी है। गुलबदन बेगम हुमायूंनामा लिखी थी, इनकी चचेरी बहन थी, फारसी में इन्होंने रचना की इसकी। अबुल फजल आईने अकबरी की रचना की, क्योंकि ये अकबर के दरबार में रहा करते थे, ठीक। मिर्जा मोहम्मद आलमगीर नामा इन्होंने लिखा है। अब्बास खान शेरवानी, अब्बास खान शेरवानी तारक के शेरशाही, शेरशाह सूरी के दरबार में रहता था, इसलिए शेरशाह सूरी के बारे में लिखा। और मुतबिक खान नामा जहांगीरी, क्योंकि जहांगीर के समय में था। ख्वाजा कामगार मसीर जहांगीरी, ये भी जहांगीर के समय में रहा करता था। अब्दुल हमीद, इन्होंने पातशाहनामा रचा है। और निज़ामुद्दीन अहमद तबाक अकबरी, अकबर के बारे में इन्होंने लिखा। और इनायत खान शाहजहाँ नामा, इन्होंने शाहजहाँ के बारे में रचना की। तो ये प्रमुख रचनाएं पूछ ली जाती हैं एग्जाम में, मिलान करने के लिए कौन किस रचना से संबंधित है। अधिकतर पीसीएस में ऐसे ऑप्शन आते हैं, फिलहाल आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न आ सकते हैं, ठीक। और बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो प्रश्न है हमारा 15 नंबर, बुध के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना आपको।
इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। तो इसमें आपको सही जवाब देना है कौन सा सही है। फिलहाल इसके दोनों ऑप्शन सही है, क्योंकि ये शिक्षा से संबंधित था इसने, और व्यावसायिक और महिला शिक्षा पर इन्हें विशेष ध्यान दिया। तो राइट आंसर इसका होगा ए और बी दोनों सही है। और भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चार्ल्स वुड के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो भारत में शिक्षा पद्धति के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करना था। और वुड का घोषणा पत्र, जो डिस्पैच के नाम से जाना जाता है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को भी खारिज कर दिया। इस कारण इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक, पूछा जाता है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किससे कहते हैं, तो वुड डिस्पैच 1854। और 1854 के द्वारा महत्वपूर्ण सुझाव क्या हुए, तो इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम से के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की, क्योंकि मतलब भारतीय अंग्रेजी पढ़े लिखे नहीं थे और उसको ज़रूरत थी अपने काम में। तो इसलिए इसने अंग्रेजी को माध्यम बनाया, क्योंकि अंग्रेजी सीखेंगे तो उनकी भाषा सीख जाएंगे और वहाँ पे काम करने में इनको रुचि पैदा होगी। इसलिए इसने अंग्रेजी माध्यम से भारतीयों को शिक्षा देने की प्रेरणा पैदा की। और इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया, क्योंकि आज व्यावसायिक शिक्षा से क्या होता है कि स्वयं का काम करेंगे और किसी की गुलामी नहीं करेंगे, जैसे वर्तमान में चल रहा है, पकौड़ा बेचो पैसा कमाओ। और भारत के प्राथमिक विद्यालयों में स्थानीय भाषाओं को शुरू करने का सुझाव इसने दिया है। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। तो इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसे गैंगिक अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा फिलहाल ये होगा 1, 2, 3 तीनों सही हैं इसके। ऑप्शन इसका सी सही होगा। तो देसी भाषा के समाचार पत्र अधिनियम 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित हुआ। इस अधिनियम को वायसराय लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था, ये भी सही है। और इस अधिनियम को पारित करने का उद्देश्य समाचार पत्रों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करना तथा राजद्रोही लेखों को रोकना था, और इसे गैंगी अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, और इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया, ये भी सही था। लिटन 1876 से 1880 तक भारत का वायसराय रहा। इन्हीं के समय शस्त्र अधिनियम 1878 भी पारित किया गया, जिसमें भारतीयों को बिना किसी अनुमति के हथियार ले जाने पर रोक लगाई गई थी। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, एक मिनट, लॉर्ड मेयो के बारे में। तो लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में कौन सा कथन सही है। तो केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया, और इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। तो इसके सही ऑप्शन क्या हैं, तो सही ऑप्शन इसका 1, 2, 3, 4 सभी होगा। बी ऑप्शन नहीं, एक मिनट, इसका सी ऑप्शन होगा 1, 2, 3, 4 सभी सही। ठीक, तो लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में उपयुक्त कथन केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला पहला कदम था, ये भी सही है। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रसारित करने का अधिकार दिया गया, और इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। और लॉर्ड मेयो के बारे में बताएं तो 1869 से 1872 में इसका शासन था। और लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में पहली जनगणना हुई थी। ठीक, ये इम्पॉर्टेंट है। और इसके द्वारा अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना 1872 में की गई थी। इसके कार्यकाल में भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण तथा कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना हुई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके शासनकाल में हुई, तो लॉर्ड मेयो के समय में हुआ। 1872 में भारत की प्रथम जनगणना मैंने बताया भी ये हुआ, और 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 10 की जनगणना हुई थी भारत में। और 8 फरवरी 1872 की ओर शेर अली अफरीदी एक अफगान ने चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी थी। ठीक, तो भारत में मारने वाला एक वायसराय कौन था, तो लॉर्ड मेयो, भी याद रखना। और नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, इसमें सम्मिलित करने के लिए कहा गया है क्रिस्टोफर कोलंबस और जैक्स कार्टियस, सर फ्रांसिस ड्रेक और फर्डिनेंड मैगलन। तो इसका मिलान करना है। तो कोलंबस कहाँ का निवासी था, तो कोलंबस जो था पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम, इटली। इसका राइट आंसर होगा, एक मिनट, डी ऑप्शन होगा 3, 4, 2, 1। अब इस मिलान यहाँ पे दिया हुआ। कोलंबस जो था इटली का निवासी था। इसने अमेरिका की खोज की, नई दुनिया की खोज 1492। और जैक्स कार्टियस ये फ्रांस का निवासी था। और सर फ्रांसिस ड्रेक यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन का था। और फर्डिनेंड मैगलन ये पुर्तगाल का निवासी था। ठीक,
नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। होम रूल आंदोलन ये कब हुआ था? 1916 में। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किया। सूरत विभाजन, खेड़ा सत्याग्रह और मिंटो मार्ले सुधार 1919। तो ऊपर दी घटनाओं में सही कालानुक्रम करना है। तो पहले क्या हुआ? तो पहले हुआ सूरत विभाजन, उसके बाद हुआ था खेड़ा विद्रोह, ठीक, वो मिंटो मार्ले सुधार, फिर हुआ होम रूल और उसके बाद हुआ खेड़ा विद्रोह। अब इसमें पूरी जानकारी बता दें तो सूरत विभाजन, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। उदारवादी पक्ष रास बिहारी घोष कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। हालांकि गर्मपंथी लाला लाजपत राय के अध्यक्षता बनाना चाहते थे। अंततः रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हुए, ठीक। तो ये यहाँ विभाजन हुआ, लखनऊ में फिर जुड़ गया था गरम दल नरम दल। मिंटो मार्ले सुधार कब हुआ? तो 1919 में हुआ, जब काला कानून हुआ, रोलेट एक्ट भारत में। तो मिंटो मार्ले सुधार जो है 15 नवंबर 1909 में राजकीय अनुमोदन के बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के नाम से लागू हुआ। इस सुधार में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा प्रदान की गई। पूछा जाता है कि मिंटो मार्ले सुधार में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा दी गई थी, पूछ लिया जाता है। होम रूल आंदोलन के बारे में बताएं तो 1916 में हुआ। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक नेतृत्व में भारत में विभिन्न क्षेत्रों में होम रूल लीग आंदोलन शुरू हुआ। बाल गंगाधर तिलक द्वारा 28 अप्रैल 1916 को पूना में होम रूल लीग की स्थापना हुई। पूछ लेते हैं कि पूना में किसने की? तो बाल गंगाधर तिलक। तिलक की होम रूल लीग का कार्यक्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, मुंबई को छोड़कर मध्य प्रांत बरार था, बरार, ठीक। और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में की। जो तिलक के होम रूल लीग के क्षेत्र को छोड़कर शेष भारत एनी बेसेंट के होम रूल लीग के कार्यक्षेत्र में आता था। एनी बेसेंट ने जॉर्ज अल्ड्रेड को होम रूल लीग संगठन का सचिव बनाया और अड्यार मद्रास में लीग का मुख्यालय है। पूछते हैं ऐसा कि इसका मुख्यालय कहाँ है। खेड़ा के बारे में बात करें तो खेड़ा जो हुआ 1918 में हुआ। इस सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था? तो खेड़ा के किसान फसल नष्ट हो जाने के कारण लगान को स्थगित करना चाहते थे, परंतु ब्रिटिश सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। उनकी फसल नष्ट हो गई थी और कर देना भी था, तो उसको रोक लगा रहे थे कि अभी कर ना लो, मेरी फसल नष्ट हो गई है। और गांधी जी वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल इनके भाई थे, इंदुलाल याग्निक के साथ खेड़ा पहुँचे और किसानों को समर्थन किया, जिसके फलस्वरूप सरकार ने करों में कमी कर दी थी, फिलहाल खत्म नहीं किया था, ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? शस्त्र अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस, इल्बर्ट बिल, स्ट्रेटजी कमीशन। तो इल्बर्ट बिल से संबंधित नहीं थे, ठीक। 2 फरवरी 1883 को इल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया गया और तत्कालीन वायसराय तब कौन था? तो रिपन और काउंसिल ऑफ इंडिया के कानूनी सलाहकार सर कर्टेन इल्बर्ट ने भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय लोगों के विरुद्ध मामलों की सुनवाई का अधिकार दिया था। लॉर्ड लिटन के बारे में बताएं तो 1876 से 80 तक इसका शासन था। प्रथम अकाल तख्त की स्थापना लॉर्ड लिटन के समय में हुई। पूछते हैं, नियुक्ति रिचर्ड स्ट्रेटजी की अध्यक्षता में की गई थी और इसके कार्यकाल में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय में, ठीक, जब बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था, ठीक। और मैडम जॉर्ज पंचम और मैडम मैरी आई थी, तो दिल्ली दरबार बना और जो इंडिया गेट है तभी बना था। लुटियंस ने उसका वो डिज़ाइन तैयार किया था, जैसे उसका संसद जो बनी थी उसका निर्माण भी उसी के अंतर्गत हुआ। और इसके काल में आर्म्स एक्ट 1878 पारित किया गया, जिसके तहत शस्त्र रखने एवं व्यापार करने के लिए लाइसेंस के अनिवार्य कर दिया गया। वर्नाकुलर प्रेस 1878 के तहत भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके कार्यकाल में सिविल सेवा परीक्षा जो अब चलती है यूपीएससी, उम्र घटाकर 21 से 19 वर्ष कर दी गई थी, ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? सुगौली संधि, बेसिन संधि, सालबाई या इलाहाबाद? तो इलाहाबाद की संधि हुई थी बक्सर की लड़ाई के बाद। और मीर कासिम ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक संघ बनाया। तत्पश्चात तीनों की संयुक्त सेनाओं ने पटना की ओर प्रस्थान किया। इस सेना का मुकाबला करने के लिए अंग्रेज भी मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में बक्सर के मैदान में आ गए थे। बक्सर बिहार में पड़ता है। 22 अक्टूबर 1764 को दोनों पक्षों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों का निर्णायक विजय मिली। शाह आलम तथा शुजाउद्दौला को अंग्रेजी की शरण लेनी पड़ी और मीर कासिम दिल्ली की ओर भाग गया। और बक्सर के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला से संधियां मतलब मेलजोल किया। प्रथम इलाहाबाद संधि 12 अगस्त 1765 अंग्रेजों, बंगाल एवं मुगलों के बीच हुई थी। द्वितीय इलाहाबाद की संधि 16 अगस्त 1765 में अंग्रेजों तथा अवध के बीच हुई थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल और हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया? बारदोली,
अहमदाबाद हड़ताल, रूलेट एक्ट, ये ऐसा है। तो फिलहाल अहमदाबाद मिल मजदूर जो विवाद था, उसी में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की थी। ठीक, बारदोली तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित रूलेट एक्ट जो कानून असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया। और इसके बारे में आपको डिटेल बता दें तो अहमदाबाद हड़ताल कब हुई थी, तो वर्ष 1918 में प्लेग बोनस, मतलब प्लेग बीमारी चली थी, उसके विषय में बोनस नहीं दे रहे थे अंग्रेज, तब विवाद हुआ। तो लेकर मजदूरों ने मिल मालिकों के बीच विवाद किया और गांधी जी के अनशन के बाद मिल मालिकों ने 35% बोनस देना स्वीकार किया था। चंपारण कब हुआ, तो चंपारण जो बिहार में है, 1917 में किसानों को 3 कटिया पद्धति, जिसमें 3/20 भाग पर नील की खेती के लिए वैध कर दिया था अंग्रेजों ने ज़बरदस्ती। तो कालांतर में शोषण का एक मुख्य कारण बना। राजकुमार शुक्ल जो गांधी जी से मिले थे, उनको अपने यहाँ ले गए थे चंपारण के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए। ठीक, और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? क्षेत्र में सख्त कर्फ्यू लागू किया या मार्शल लॉ लगाया? चंपारण कृषि समिति की स्थापना की? चंपारण को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया? महात्मा गांधी को चंपारण का राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसमें क्या हुआ, चंपारण कृषि समिति की स्थापना कर दी गई थी। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, तो 1917 किसानों को 3 कटिया पद्धति के अंतर्गत जमीन का 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी और यूरोपियों द्वारा तय किए गए मूल्य पर उसे बेचना पड़ता था। गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण में हस्तक्षेप किया और उनके सत्याग्रह के आधार पर किसानों की परेशानियां कम की। तत्कालीन उपराज्यपाल ने परिषद सहित चंपारण में कृषि स्थितियों की जांच करने और उसका विवरण देने के लिए एक जांच समिति नियुक्त की का निर्णय लिया और गांधी जी को इसके सदस्यों में से एक के रूप में नियुक्त किया गया। 10 जून 1917 को समिति का प्रस्ताव प्रकाशित किया, जिसमें उनके कर्तव्य इस प्रकार निम्नलिखित थे। जमींदार और पट्टेदार के बीच संबंधों की जांच हुई, इस विषय पर पहले से ही मौजूद साक्ष्यों की जांच करना और इसमें शामिल सभी लोगों की शिकायतें दूर करने की सिफारिश की गई। समिति ने जुलाई के मध्य अपना काम शुरू किया और 3 महीने की अवधि के बाद 4 अक्टूबर 1917 को सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी और इसमें मुख्य रूप से बहुत सारे काम हुए थे, ये सब दिए हुए। फैक्ट्रियों के तावा देने, किसानों में 1/4 हिस्सा वापस मिलना चाहिए था। तो ये आज के कुछ इम्पोर्टेंट जो प्रश्न थे हमने बता दिए हैं और शेष क्लास हम कल फिर इसी का जो आगे का मैटर बाकी है, हम धीरे धीरे करके एक एक जो मॉडल पेपर है उसके सारे प्रश्न करवाते जाएंगे, जिससे आपको रिवीजन होता जाएगा। और जो बीपीएससी से फिलहाल ये पेपर बीपीएससी के ही हैं, ठीक, क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती या बिहार में जो भी परीक्षाएं हुई हैं उनमें ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, उसी का मॉडल पेपर है। तो आपको रिविज़न करने की ज़रूरत है, तो इससे आपको बेहतर तैयारी हो जाएगी जल्दी समय में। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा और अब हर रोज़ हम आपको ऐसे ही क्लास दिया करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करो, ताकि आपका बीपीएससी 4 क्लियर हो जाए और अच्छी खासी वैकेंसी आ रही है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें, जिससे आपको एक सीट पक्की हो जाए बिहार में। तो देखने के लिए थैंक्स सभी दोस्तों को, लाइक और सब्सक्राइब करते रहना। बाय सभी को, थैंक यू।